नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस एमसीक्यू की 11वीं क्लास लेके आया हूं। आज हम 20 प्रश्नों को हल करेंगे। एक प्रश्न आपके लिए, यानी 19 प्रश्नों को हल करेंगे और जो 20वां प्रश्न होगा वो उसका जवाब आप लोग देंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। देखते हैं पहला प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी होती है। 4 विकल्प हैं आपके पास। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से या विटामिन ई की कमी से। तो इनमें से सही उत्तर हमारा क्या होगा? जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन ई की कमी से जो होता है वो जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अगला देखेंगे, दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा दूध प्रोटीन है, यानी जो मिल्क होता है उसका प्रोटीन कौन सा है? 4 विकल्प हैं, चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा सही होगा, यानी केसिन जो होता है ये दूध का प्रोटीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? इसका उत्तर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है इसको हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी की जो हमारी हड्डियां होती हैं उसके लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, क्योंकि विटामिन डी से हमारी हड्डियों में ग्रोथ होता है और ये मजबूत होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। मलेरिया रोग का इसमें से प्रमुख कारक क्या है? हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही है, यानी प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है ये मलेरिया रोग का कारक होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जो डायनमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। अगला देखते हैं, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अब हमारा जो हार्ट होता है उसमें कोई दिक्कत है तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? उसका पता लगाने के लिए हम ईसीजी कराते हैं। क्या कराते हैं? ईसीजी। ठीक है, ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। तो जो ऑप्शन है, जो विकल्प हैं, इनमें से किसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है, यानी रेड या लाल जिसको हम बोलते हैं, तो रेड कलर जो होता है इसकी तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसमें जो क्रम है विबग्योर, यानी जो हम वी से शुरू करते हैं और आर पे खत्म करते हैं, 7 रंगों में जो श्वेत सफेद प्रकाश होता है, किरण होती है, वो 7 रंगों में विभक्त होती है। तो ये आर जो होता है ये सबसे ऊपर आता है। तो इस ऐसे ही हम याद रखेंगे कि जो तरंगदैर्घ्य होती है वो आर मतलब रेड होता है। तो विबग्योर ऐसे होता ना, देखिए इसको ऐसे क्रम में ऐसे लिखते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक, तो रेड सबसे ऊपर आता है और सबसे नीचे वायलेट आता है। तो सबसे ऊपर रेड आता है इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, सूर्य में
सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो वही तरीका है, विबग्योर हम याद रखेंगे। अब विबग्योर में जो सबसे नीचे आता है यानी वायलेट, ठीक है, तो जो बैगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे लैक्टिक अम्ल, टैनिन अम्ल, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल। तो प्रश्न है, निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चारों विकल्प में से सही कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए होगा यानी लैक्टिक अम्ल। तो जो लैक्टिक एसिड होता है ये हमारा दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? किस बीमारी के लिए हम बीसीजी का टीका लगाते हैं? देखिए, बीसीजी का टीका हम लगाते हैं टीबी के रोकथाम के लिए, यानी जो ऑप्शन ए होगा हमारा सही होगा। टीबी के रोकथाम के लिए, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसके लिए हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। अगला देखते हैं, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया जो बीमारी होती है, मलेरिया रोग होता है जिसमें बुखार आते रहते हैं, आता है, तेजी से बुखार आता है। तो इस रोग में कौन सा हमारा अंग होता है जो प्रभावित होता है? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्लीहा। जो हमारा ऑप्शन ए है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है उसमें किसका टीका लगाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी रेबीज का टीका लगाया जाता है। हाइड्रोफोबिया में रेबीज का टीका लगता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से आंखों की किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता? जैसे आंखों में कई तरह के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, तो या जो वरांधता होती है। अब दोष तो कई हैं, लेकिन इनमें से कौन सा दोष है कि जिसको हम दूर नहीं कर सकते? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा वरांधता, यानी जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको हम दूर नहीं कर सकते। ठीक है, किसी किसी को होता है ना कि कोई रंग नहीं दिखाई देता, बाकी सारे रंग दिखाई देंगे, हो सकता है कोई रंग ना दिखाई दे, तो उसी को वरांधता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो इसके बारे में तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर टीवी में इसके बारे में प्रचार आते हैं, ऐड आता है। ठीक है, हम अक्सर देखते हैं टीवी में, जब कोई भी चीज़ देखिए टीवी में तो अक्सर इसका ऐड आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जब कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है तो हृदयघात के जो चांसेस होते हैं ये उसी हिसाब से और बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह, ठीक है, यानी डायबिटीज, डायबिटीज किसकी कमी से होता है? डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। जब हमारे जो आंतरिक जो ग्रंथियां हैं वो जब इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं या उस मात्रा में नहीं बना पाती जितनी हम इसको, हमारे शरीर को ज़रूरत है, तो ये मधुमेह रोग उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, यानी मधुमेह रोग को रोकने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कई डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, तो उनको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अब यहाँ प्रकृति का मतलब कि रक्त जो है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या कैसा होता है? ठीक है, तो हमें पता है कि 1 से लेके 7 तक, और 7 से फिर आगे जब हम जाते हैं, ठीक है,
तो 1 से 7 के बीच में जो भी आएगा वो क्या होगा, वो अम्ल होगा। और इसके आगे जो जाएगा, इसके आगे जो रेटिंग होती है वो क्षार की होती है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है वो लगभग जो उसका रेटिंग होता है, वो जो पीएच वैल्यू होती है, रेटिंग का मतलब यहाँ पे पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो उस हिसाब से ये क्या होगा, ये क्षारीय होगा। ठीक है, हमारा बी विकल्प सही होगा। ये जो होता है ये क्षारीय होता है। चलिए, रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है यानी बेसिक होती है। चलिए अगला देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है। अब पाचन क्रिया जो होती है हमारे शरीर में, जो भी खाते हैं वो खाना पचता है, भोजन पचता है। तो जो खाना पचता है उसमें प्रोटीन, जाहिर सी बात है हमको पता है कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण जो हुआ है वो प्रोटीन से हुआ है। तो वो प्रोटीन जब पचता है तो मतलब किस में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा अमीनो अम्ल। ठीक है, किस में बदलता है प्रोटीन हमारा, अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर, ये उठता नहीं है, ये उगता है। ठीक है, उगता है, उसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, सेप्रोफाइट। ठीक, सेप्रोफाइट उसको बोला जाता है जो मृत कार्बनिक पदार्थों पे उगता है, यानी सड़े गले जगहों पे जो जीव उगता है उसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है। यानी हमारा जो शरीर है उसमें सबसे अधिक आवश्यक कौन सा पदार्थ है, कौन सी चीज़ है जिससे हमारे शरीर का निर्माण या हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, उनका निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, जिस यानी प्रोटीन। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न इस आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो जवाब है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। सही है गलत है वो अलग की बात है। ठीक है, प्रश्न क्या है, देखिए, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है। जो स्तनधारी जीव होते हैं यानी जो बच्चे देने वाले जीव होते हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो आप लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें दीजिएगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, सही गलत जो भी आंसर आपको पता है जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न हैं। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।